हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इकाई सेकंड है ये 2, और जो कि हाईवे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और उसे आज कराऊंगी। और ये है टॉपिक है मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है बच्चों को, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर वीडियो देखें। इसी नेट एग्जाम टीटी पीटी आदि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण तर्क। ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या की। कौशल को उसने अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहां का शासक, ठीक है, उसका मामा था। तर्क है मगध के बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था। उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। जैसा कि बिंबिसार हर्यक वंश का व्याख्या देखते हैं। प्रथम शासक था और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से 2019 जून का पेपर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुदृढ़ की। और उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया और काशी का राजस्व दहेज में प्राप्त किया। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु प्रसेनजीत के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह करके काशी दहेज में प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शक, जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, की प्रमाणिक ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। अर्थशास्त्र देवी चंद्रगुप्तम मुद्राक्षर स्वप्नवास दत्ता, राइट ऑप्शन डी है स्वप्नवास दत्ता। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध की अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था, और वो था अजात शत्रु। देखिए, अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि उसने अपने जो है पिता बिंबिसार की हत्या की थी, क्योंकि वह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। और अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। एवं राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसका आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दिग्ग निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। नेक्स्ट है वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार के बुद्ध से निम्न में से कहां भेंट हुई थी। राइट ऑप्शन है वैशाली। देखिए, अजातशत्रु ने वजिष्ठ, कौशल और काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। और अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने वैशाली के लिए छवियों में फूट डाल दी। और वस्कार ने इस संबंध में बुद्ध से सलाह ली थी, और इस क्रम में वह बुद्ध से राजगृह में मिला। और याद रहे, अजातशत्रु के मंत्री वस्कार की बुद्ध से भेंट राजगृह के गृहकूट पर्वत पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। ठीक है, और जैसे आजीवक, बौद्ध, चारवाक, जैन, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जैन। देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। ठीक है, और उसने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से, किसकी सहायता से? कल्पक, क्षत्रियों को नष्ट किया। और घनानंद महापद्मा का जो है पुत्र था, जो सिकंदर का समकालीन था घनानंद। और नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। और विशाखा दत्त की मुद्राक्षस के नंदों के पतन में जैन धर्म की भूमिका थी। घनानंद अंतिम नंद शासक था। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। कथन ये है, कारण मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी संपत्ति की अपेक्षा न करने की उनकी ख्याति थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व मगध के प्रथम साम्राज्य हर्यक वंश का शासक था, और वह मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। और मगध में पहली बार सुदृढ़ शासन की व्यवस्था बिंबिसार ने डाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? महावग। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को उसने मजबूत किया था। और पत्नी कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, और जिसे उसको काशी दहेज में मिला था। और बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। पाटलिपुत्र जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध
पाटलिपुत्र नगर बन गया का आरंभ दुर्गीकरण कराया था अजातशत्रु ने। तो उदयन या उदयभद्र ने गंगा या सोन नदियों के संगम पर शासन के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और अजातशत्रु ने स्वप्न पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी या पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण करवाया था। 9 क्वेश्चन है, किसने वक्तव्य दिया, निम्न वक्तव्य दिया। भगवापी खत्रियों भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय थी, यानी बिंबिसार प्रसेनजीत अजातशत्रु, राइट ऑप्शन है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के समय जैसा कि राजगृह में सप्तवर्षीय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और दिग्घ निकाय से पता चलता है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु बुद्ध की अवशिष्ट, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो है उसका दावा किया था उसने। ठीक है। और 10 क्वेश्चन है, शासक और संबंधित व्यक्ति। बिंबिसार से कौन संबंधित है, डाइमेकस। बिंदुसार सेंट थॉमस। ठीक है। और जीवक ये अजातशत्रु जीवक गुंडोफर्निस वशकार। ठीक है। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी बिंबिसार से संबंधित कौन था, जीवक, थर्ड। और बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टे सीधे दे रखा है। ठीक है, बी का यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। और बिंदुसार हो जाएगा डाइमेकस के शासनकाल का से संबंधित था, और बिंदुसार से संबंधित था जीवक। और अजातशत्रु संबंधित था किससे, ये वस्कार से, और गोंदोफर्निस सेंट थॉमस से। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। और नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को उनके दिए गए कूट का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए क्रम में व्यवस्थित करें। शुंग राज व्यवस्था, हर्यक, नंद वंश, मौर्य राजवंश। ठीक है। और देखिए इसमें सही उत्तर की बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट होगा, यानी सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फर्स्ट होगा, इस तरीके। यानी सेकंड पहले आएगा हर्यक वंश, फिर आएगा थर्ड नंद वंश, ठीक है, फिर आएगा फोर्थ मौर्य राजवंश, फिर बाद उसके बाद आता है शुंग। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसमें आंसर कोई भी सही नहीं है। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और शुंग वंश 185 से 75 ईस्वी पूर्व का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की नींव रखी थी। और हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषय कार्यों का उल्लेख मिला है, मौर्यों को, नंदों को, शुंगों को, शकों को। ठीक है। और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन जैसा कि बी है, नंदों को। विदेशी आक्रमण और उनके प्रभाव, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। संभवतः शकों और उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उसके नाम पर रखा गया। शोर्डन पोलॉक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था, राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग था। शक मध्य एशिया से भारत में आए और उन्होंने शाहनुराशी की उपाधि धारण की। और भारत में शकों द्वारा छत्रप प्रणाली का भी प्रचलन किया गया। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। किसमें लिखित है, संस्कृत में लिखे, भाषा क्या है, संस्कृत है। और इसने संस्कृत को राजकीय संरक्षण भी दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे। ऑप्शन बी है पत्तल। तो पातल या पाटल, महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे। पाटल में द्वैराज्य प्रथा प्रचलित थी। पाटल विजय के पश्चात सिकंदर ने यहाँ पाइथन नामक ग्रीको छत्रप नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ऊपरी सिंध घाटी से सिकंदर के गवर्नर फिलीपींस, ठीक है, और ठीक है, फिलीपींस की हत्या, यहाँ पे हत्या है। ठीक है। सिकंदर द्वारा पर्सपोलिस को जलाना, सिकंदर और पोरस का युद्ध, हृदय की संधि। ठीक है, त्रिपुरा रोध दिवस की संधि। और यहाँ पे हो जाएगा BCAD, यानी ऑप्शन डी है। पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। नेक्स्ट है, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे
जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिए, जैसे परवर्तीकालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हूँ। ठीक है, अंगलस्टोई, मल्लोई, आक्सिड्रिकाई, जाथी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? द्रम। ठीक है, ये मुद्रा से संबंधित शब्द है। और ठीक है, जैसा कि हिंद वन शासकों के चांदी के सिक्के दम कहलाते थे, और पूर्व मध्यकालीन शासकों प्रतिहारों के अभिलेखों में सिक्कों के लिए दम शब्द आया है। 18 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डोरियस का बेहस्तीन, डोरियस का नक्शे रुस्तम, डोरियस का पर्सपोलिस अभिलेख, या हकमनी राजधानी पर्सपोलिस की गणना। राइट ऑप्शन ए है पहले, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट है, हुणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए। स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रोटीन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी रजत और ताम्र। ठीक है, तो हुण शासकों ने केवल रजत और ताम्र मुद्रा प्रचलित की थी, और इनके सिक्कों पर हेप्थलाइट चिन्ह मिलता है। और हुण शासक मिहुर कुल के सिक्कों पर मुद्रा नंदी एवं त्रिशूल का अंकन है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तथा पृष्ठ भाग पर जयतु वृक्ष लिखा है। और स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम हिंद यवन शासक मिनांडर द्वारा जारी किया गया था। स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा? मिनांडर द्वारा। और इसके अलावा कुषाण व गुप्तों ने भी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का दिनार कहलाता था। इन सब चीजों को ध्यान दें। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्का था क्या कहलाता था? दिनार कहलाता। और सीसा और प्रोटीन सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे, सीसे और प्रोटीन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राजवंश से भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया? ठीक है, और तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंद यवन, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया है, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनानी अधिवास बेपुला स्थित था। रावी, चेनाब, झेलम। तो राइट ऑप्शन सी है झेलम। तो मेसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326, ठीक है 326 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया व काबुल को जीते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर ने 2 नगरों का स्थापना की थी, निकैया तथा झेलम नदी के तट पर। और दूसरा अपने प्रिय घोड़े बुकाभेला और बुकाफेला के नाम पर बसाया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हुण नरेश मिहिर कुल ने निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? और बुद्धगुप्त, ईशान बर्मन, राज्यवर्धन। राइट ऑप्शन डी है यशोवर्मन। तो हुण शासक मिहिर कुल तोरमाड़ का पुत्र था, और मिहिर कुल को मालव नरेश, यशोवर्मा एवं मगध के पुत्र शासक नरसिंहगुप्त बालिदी से परास्त होना पड़ा था। और मिहिर कुल शैव मतावलंबी था, उसके सिक्कों पर नंदी की आकृति मिलती है। 23 क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो शकों के भारतीकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। सातवाहन नरेश सातकर्णी छत्रसाल रुद्रदामन का दामाद था। और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही और व्याख्या भी सही है। तो शक मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, जो एशिया से ही शक भारत आए। और शक शासक शाहानुशासी उपाधि धारण करते, जिन्हें भारतीय साहित्य में सीथियन कहा जाता था। और शकों ने अपने वैवाहिक संबंधों में भारतीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उनके अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग उनके भारतीकरण को दर्शाता है। हुणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? राइट ऑप्शन है गुर्जर थी, जो हुणों के साथ भारत आई थी। तो राजा और अभिलेख से जानकारी मिलती है कि प्रतिहारों की एक शाखा को गुर्जर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रकार संभवतः गुर्जर 5वीं शताब्दी में हुणों के साथ भारत आए थे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहां बुजुर्गों की सभा की सहायता 2 वंशों का राज्य शासन करते थे? तो पाटन है। और सिकंदर के आक्रमण के समय स्वराज्य प्रथा थी। सिकंदर ने यहाँ पाइथन नामक गिरी को अपना छत्रप नियुक्त किया, जो भारत में अंतिम एवं छत्रप था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत संकेत था। और रोमन प्रभाव, यूनानी प्रभाव, यूनानी प्रभाव। और राइट ऑप्शन है यूनानी प्रभाव। तो यूनानियों ने भारतीयों को ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमन सिद्धांत यूनानियों का प्रभाव है। गार्गी संहिता में लिखा है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय यूनान का कर्जदार रहेगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन जैसा कि नेक्स्ट है,
रोमक सिद्धांत आरंभ ये मिलाना है और 2013 का पेपर है ये क्वेश्चन। राउलेटेड मृद भांड, यूनान प्रभाव, सुर्खी रोमी प्रभाव, बीजगणित कुषाण प्रभाव। और यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन ए है, तो ए का यानी क्या है 2 है यूनान प्रभाव रोमक सिद्धांत, और बी का 3 है रोमी प्रभाव मृद भांड, और इसका 4 है कुषाण प्रभाव और बीजगणित अरब प्रभाव। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कुमारगुप्त के काल में हुण आक्रमण हुआ। प्रथम हुण शासक तोड़मार पश्चिमी भारत और ऋण के आसपास मध्य भारत को जीतने में सफल रहा। राइट ऑप्शन डी है मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। गलत कथन। ठीक है, और तोड़मार ने जैन धर्म अपनाए, ये तीनों सही है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है भारत का रोम से अच्छा संपर्क था। रिलेटेड मृदभाण ब्रह्मगिरी शिशुपालगढ़ तामलुक अमरावती में प्राप्त हुए, और भारत का रोम से अच्छा संपर्क था। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बी है, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो भारत और रोम का प्राचीन अच्छा संपर्क था। मृदभाण शिशुपालगढ़ तामलुक अमरावती प्राप्त होते हैं। याद रहे अरिका मेडू भारत की प्राचीन रोमन बस्ती है। 30 क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध था, और कारण सिकंदर के आक्रमण तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। राइट ऑप्शन सी है, ये सही है, कंदुआर गलत है। ठीक है, और यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था, और सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां, ठीक है, सबसे समृद्ध सामंती था, संपत्ति था, और जबकि आर सिकंदर के आक्रमण तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत रोम व्यापार संबंध 3री और 4थी शताब्दी ईसा पश्चात में कमी आई। कारण ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने समुदायों को प्रतिबंधित बना दिया। राइट ऑप्शन सी है, यह दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या आर, सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है भारत रोम के प्रभाव से प्रायोगिक रूप से सर्वाधिक लाभान्वित निम्नलिखित किस कल्प में हुआ। कांच बनाना। तारिकामेडू भारत के रोमन बस्ती, यहाँ से एम्फोरा जार मनके व रोमन सम्राट अगस्टस टिबेरियस की मुहर प्राप्त होती है। हेलियोडोरस। कथन और कारण। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, किंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद रोमन व्यापारिक संबंध 3री-4थी सदी में पतनोन्मुख हुआ। कारण है भारत समाज में ब्राह्मणों को प्रति सामग्री आदि प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, वही करीब रिपीट हुआ क्वेश्चन, दोनों सही है। नेक्स्ट है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विवाह के वक्त जो उपहार आभूषण आदि लड़की को दिए जाते थे, ये किसकी रचना है, जैसा कि कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सभी नाम इनके थे। और स्त्री धन का पहली बार उल्लेख अर्थशास्त्र में हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी स्त्री के संपत्ति के अधिकारों को समर्थन मिलता है, और पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसका गृहिणी का अधिकार माना जाता है, स्त्री धन पर लड़की का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य प्रसिद्ध टीकाकार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, यानी मेघातिथि और कुल्लूक। राइट ऑप्शन सी है। तो ये है कुल्लूक, मेधातिथि, गोविंद राज भी है, भारुचि है, और अन्य है। ठीक है, अपराग टीका विकल्प विज्ञानेश्वर और अपराग याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं। धौली, चौगढ़, सन्नति, उद्गोलम, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी सी, जौगढ़ सन्नति। तो जौगढ़ से हमें इन सब धौली जौगढ़ आदि से हमें शिलालेख मिलते हैं, और इसके अलावा नमतल में सन्नति कर्नाटक में पड़ता है, पृथक अभिलेख की जानकारी मिलती है, और प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं, उनके संस्करण निम्नलिखित में से किसके पिताओं संरक्षित किए गए। एरियन, एरोडोरस, हेलियोडोरस, हेरोडोटस। राइट ऑप्शन ए और जो है क्या है, ए और बी है। ठीक है, एरियन और डियोडोरस। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप से अब उपलब्ध नहीं है, परंतु एरियन, डोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी आदि संस्करण हमें मेगास्थनीज की इंडिका की जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? राइट ऑप्शन जिला प्रशासन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है टीजीटी पीटी आदि सभी में। ठीक है, तो जिला प्रशासन अधिकारी। तो मेगास्थनी ने इंडिका पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, और मेगास्थनी नगर प्रशासन सम्मुख एग्रोनोमोई तथा जिले में सड़क में भवन निर्माण के प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। ठीक है, और 40 क्वेश्चन है, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्ध ने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध प्रथा थी। जैन मतावली में प्रारंभिक काल में स्मारक इस रूप का निर्माण किया। डी है सारनाथ का धमेग स्तूप प्राचीनतम स्तूप में से एक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है, ए बी और सी ए सही है। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने अवशेषों का निर्माण आदेश दिया था, और यह प्रथा प्राग बौद्ध काल से भी थी, और जैन मतावलंबी ने प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में इनका निर्माण करवाया। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा एंटियोकस, फिर हो जाएगा टालेमी आया था, फिर उसके बाद आया था एंटीगोनस, फिर आया था सिकंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सी है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में रिपोर्टों को कहा जाता था तो उन्हें प्रतिवेदक कहा जाता था, और जो है इन्हें, और अशोक के छठे अभिलेख में अशोक ने प्रतिवेदकों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि प्रतिवेदक प्रजा की सूचना अशोक को देते रहे, प्रजा की सूचना। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के निम्नलिखित स्थलों को 14 घोषणाओं वाले अशोक कालीन शिलालेख कहा जाता है, और पाए गए हैं, तो यह है डी, ए और डी, यानी एरुगुंडी आंध्र प्रदेश में और सन्नति कर्नाटक। ठीक है, एरुगुंडी आंध्र प्रदेश के अलावा सन्नति कर्नाटक में अशोक के नवीनतम शिलालेख मिला, और मास्की शिलालेख से भी हमें अशोक के नाम मिलता है। 44 है निम्नलिखित में से कौन सी मनुस्मृति मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, 44 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था, ये सही नहीं है। और वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के रूप में स्वीकृति मिलती थी। दूसरा है वर्ण दर्जे के हिसाब से या 2-3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों का एक नया समूह निर्मित होता था, ये भी सही है। यदि महिला का संबंध दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊपर होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों को नीचे रखा जाता था। ये तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, और मनुस्मृति प्राचीनतम और प्रमाणित है, और इसकी शुंग काल में रचना हुई थी, उस समय शुंग के शासन काल में। और मनुस्मृति हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और इसके प्रमुख भाषाकार गोविंद राज, कुल्लू भट्ट और मेघातिथि भरूची। नेक्स्ट है चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेवक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा नियम की किनके द्वारा अपनाई गई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हखामनी। ठीक है, तो भारतीय शासकों में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अनेक स्तंभ उत्कीर्ण करवाए गए, और अशोक के एकात्मक स्तंभ मौर्यकालीन कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है, और अशोक का इस प्रकार के स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा हखामनी यानी ईरान के शासक द्वारा प्रथम डेरियस से मिली है। 46 है अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का था? तो ये मिस्र का तुर्मय कहाँ का था? तो मिस्र का राजा था। ठीक है, और अशोक ने जो है ये अपने दूत भेजे थे, कहाँ कहाँ? अंतियोक सीरिया भेजा था, तुर्मय मिस्र भेजा था, मेसिडोनिया भेजा था, एपिपस भेजा था, और अलेक्जेंडर सीरिया भेजा था। 47 है एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिला है? तो मार्ट है। ठीक है, और 2018 में पेपर आया हुआ है। और कुषाण शासकों ने रोमन सम्राटों के अनुकरण पर देवकुल का निर्माण करवाया। देवकुल वर्तमान मंदिरों के समान ही होते थे, और वहां कुषाण सम्राटों की मूर्ति रखी जाती थी। मार्ट मथुरा में है, सुरकोटल अफगानिस्तान आदि स्थान दो देवकुल। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मार्ट मथुरा से मिली है। ये भी क्वेश्चन आता है, सिर विहीन मूर्ति कहाँ से मिली है? निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमिलित नहीं? अशोक का स्तंभ में शीर्ष वस्तु है, और राइट ऑप्शन है लौरिया, नंदनकर, वृषभ। रामपुरवा सिंह, सांची सिंह, सकीसा, गज, ये सभी सुमेलित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ शीर्ष पर पशु लौरियानंद एक सिंह है यहाँ पे वृषभ की जगह, और रामपुरवा सिंह है, रामपुरा द्वितीय एक बैल है, सांची 4 सिंह है, और सकीसा गज हाथी है, सारनाथ 4 सिंह है, वैशाली सिंह है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता था। कारण पतंजलि कौटिल्य का
उल्लेख नहीं करते, यद्यपि चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सही व्याख्या भी है, आर है। और जैसा कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का वर्णन करते हैं, और पतंजलि ने पढ़ने की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है पतंजलि, ठीक है। और 50 क्वेश्चन है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता था? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है, ए बी सी डी सभी, यानी छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष। तो शुंग काल में स्तूपों के निर्माण पाषाणों का प्रयोग किया जाने लगा, और शुंग कला में बुद्ध को छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष के चिन्हांकित किया जाता है, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।